So hi guys, we are starting SA 240 Auditor's Responsibility related to fraud in an audit of financial statement. फ्रॉड से रिलेटेड बात करते हैं एसे 240 में। वहां पे ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऑडिटर कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा फ्रॉड को, कैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम क्वेश्चंस के भी पॉइंट एज ए केस स्टडी पूछते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, और काफी ट्रिकी केस स्टडी पूछती है आईसीआई एसे 240 में, क्योंकि यहाँ पे वो कितनी भी डिटेल में जा सकते हैं और कितनी भी अलग तरीके से केस स्टडी पूछ सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे एसे 240 लगेगा भी या नहीं लगेगा। वो सब हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑडिटर की इस एसे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू द फ्रॉड। आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, उससे रिलेटेड रिस्क तो नहीं है। पहले हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे ड्यू टू फ्रॉड वाली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमको कुछ पता लगा, कुछ रिस्क लगा, इसमें मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड, तो उसके रिगार्डिंग हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। जब आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा तो आपको पता लगा यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, इन तीनों की बात होती है इस पर्टिकुलर एसे के अंदर। अब आता है फ्रॉड में कि हम इंटेंशनली कुछ करते हैं तो उसे फ्रॉड कहते हैं, बट ऑडिटर के सारे फ्रॉड से रिलेटेड उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे 240 में, ऐसा नहीं है। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले फ्रॉड को कंसर्न रहेगा। सर अगर कोई ऐसा फ्रॉड है जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रही बट मिसस्टेटमेंट जरूर हो रही है, तो उसको यहाँ पे ऐसे 240 के अंदर कवर नहीं होता वो फ्रॉड। ओनली एंड ओनली ऐसे फ्रॉड जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिससे यूजर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसी फ्रॉड के रिलेटेड ऐसे 240 के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब आती है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। टू टाइप की होती है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। इट मींस टू टाइप्स के फ्रॉड होते हैं। कौन कौन से? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आप इसको ये समझ लो, अगर कोई मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। सर मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड मतलब जब हम देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल में चेंज कर दिए, जब जर्नल एंट्रीज में चेंज कर दिए, आपने पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया, तो वो सब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। जब बड़े लोग फ्रॉड में शामिल हो जाते हैं ना मैनेजमेंट लेवल के, तब ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। अगर एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड होता है वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है। सर एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड जैसे एम्प्लॉय क्या करता है, एसेट्स को चुरा लिया, एम्बेजल कर ली रिसीट्स, कोई ऐसी फेक रिसीट्स क्रिएट कर दी, तो वो सारे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, दो टाइप के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसे 240 का। सर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप केस स्टडी सोल्व करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से लेवल का फ्रॉड हुआ है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला फ्रॉड हुआ है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला फ्रॉड हुआ है। ये हर केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो आप लाइन कैसे लिखोगे, इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ऐसे आपको एक लाइन बना के आनी पड़ेगी। आप देखोगे ना तो हर केस स्टडीज में ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करा है, वो सब मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अब आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्रॉड से रिलेटेड? मैनेजमेंट की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर चेक करने आ रहे हैं, उससे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे फ्रॉड ऑफ एंटिटी। कोई भी फ्रॉड जो एंटिटी में हो रहा है उसको प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे। कैसे करेगी? इंटरनल कंट्रोल लगाओ या कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करो, बट उसको प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। ऑडिटर तो आके आइडेंटिफाई करेगा, चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड है या नहीं है, बट वो तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है ना, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऐसे 240 में, तो इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स है और ये सारे बेसिक पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट कहता है? ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट कंडक्ट अकॉर्डेंस विद द एसे। तो ये तो सबको पता है ना, ऑडिटर अपना ऑडिट कंडक्ट करता है एज पर ऐसे, तो ये तो बेसिक पॉइंट है। एंड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये तो हमारा बेसिक पॉइंट है, ये तो हर ऐसे के अंदर होता है कि ऑडिटर कंडक्ट करेगा ऑडिट एज पर ऐसे और ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस। ये तो चलो बेसिक पॉइंट था। अब मैंने आपको ऐसे 200 के अंदर आपको बताया था कि सर्टेन मैटर्स में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, जहां पे ऑडिटर को डिफिकल्ट होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। उसके अंदर एक पॉइंट था ऐसे 240 का ही, फ्रॉड से रिलेटेड। वहां पे भी ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, तो वही इनहेरेंट लिमिटेशन यहाँ पे आ गई। क्या? ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। जब भी फ्रॉड में मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क।
कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा ही रहेगा रिलेटेड टू मटेरियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। इवन इफ हमने ऑडिट को काफी अच्छे से प्लान करा है फिर भी कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट रह ही जाएगी, बट ये हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है। और इसके अंदर भी जब हम चलते जब हमको पता लगता है कि जो रिस्क है नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो कहाँ पे ज्यादा होगा, फ्रॉड में ज्यादा होगा, एरर में ज्यादा होगा, फ्रॉड में ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रॉड हमारे कंसील करके बना होता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, वहां पे हम जानबूझ के फ्रॉड कंडक्ट करते हैं तो हम सारी चीजें चेंज करके रखते हैं, एरर तो गलती से हो जाती है तो वहां पे वो आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन एरर बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो सकता है। अब सर फ्रॉड में बात है, फ्रॉड में मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड में रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा होगा या फिर एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड में, मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड में ज्यादा होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के पास इंटरनल कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट के पास जनरल एंट्री को चेंज करने की पावर होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकता है, तो मैनेजमेंट इतने ऊपर लेवल पे कि वो सब चीज को चेंज कर सकता है, इसलिए वहां पे डिटेक्ट करना मटेरियल स्टेटमेंट वो थोड़ा हार्ड होता है। तो रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज हायर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स तो थे बेसिक। यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट देखा, एक तो ऑडिट कंडक्ट होगा एज पर एसए और वहां पे रीजनेबल अश्योरेंस लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब आती है इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात। अब क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है तो देयर इज सम अनअवॉइडेबल रिस्क, रिस्क कैसा, ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, इसका कुछ ना कुछ रिस्क रह ही जाता है। इवन इफ ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड, जब भी हमारे कोई ना कोई रिस्क रह जाता है। फिर हम आती है कि रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड में ज्यादा होगा, एरर में कम होगा, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड में ज्यादा होगा, एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड में कम होगा। बट सर एक बात बताओ, ऑडिटर को आइडेंटिफाई हुआ कि ये फ्रॉड हो सकता है, तो क्या ऑडिटर लीगल डिटर्मिनेशन दे सकता है क्या कि ये यहाँ पे फ्रॉड है ही है? वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कौन बोलेगा, कोर्ट। ऑडिटर डज नॉट मेक लीगल डिटर्मिनेशन वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली अकर्ड, ऑडिटर कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ ही हुआ है, ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर के लीगल डिटर्मिनेशन देने की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही ऑडिटर के पास ऐसी कोई पावर है जो वो लीगल डिटर्मिनेशन दे सके। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेदर फ्रॉड एक्चुअली अकर्ड हुआ है नहीं हुआ, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। एंड इसके साथ साथ जब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी, आप रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्ट ऐसे 240 के अंदर तो करोगे, साथ साथ आप ये देखोगे सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट में रिपोर्ट करने की नीड है या नहीं है। जब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड होता है कंपनी के अंदर, कौन करता है, ऑफिसर और एम्प्लॉय, तब हम 143 सब सेक्शन 12 में रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो कारों में भी रिपोर्टिंग होगी, क्लोज नंबर 11 में, यहाँ पे कट करके क्लोज नंबर 11 आएगा, कारों में भी रिपोर्ट होगी क्लोज नंबर 11 में। तो ये आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ पे भी रिपोर्ट करना है। अभी हम आएंगे डिटेल जब ऐसे 240 के मेन कॉन्सेप्ट चालू होंगे। तो यहाँ तक तो हमने करा बेसिक। अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रॉड कौन कौन से होते हैं। ये हमने ऊपर देखा था इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट के टाइप, जहाँ पे हमने पढ़ा था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है? मैंने ऊपर बताया था मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड होगा, वो होगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहाँ पे मैनेजमेंट क्या क्या चेंज कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, फाल्सिफिकेट कर सकती है, एल्ट्रेशन कर सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही चेंज कर सकती है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के पास पावर है। सेकंड, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप अकाउंटिंग पॉलिसीज की गलत इस्तेमाल कर सकते हो, आप दूसरी गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करके आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हो, मैनेजमेंट के पास इतनी भी पावर होती है। थर्ड, मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन को छुपा सकती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए थी, लाइक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कोई बड़ी हैवी अमाउंट की है, वो मैनेजमेंट ने डाली ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंशनली। तो ये इस टाइप के मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास पावर है, मैनेजमेंट उस लेवल पे बैठी है कि वो ये सब चीजें चेंज कर सकती है। सो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मैनेजमेंट कौन कौन सी 3 चीज कर सकती है, एक तो मैनिपुलेट कर सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मैनिपुलेट अल्टरेट कर सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, दूसरा मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, थर्ड मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सारे बड़े बड़े काम कौन कर सकती है, मैनेजमेंट। अब आते हैं हम कौन से लेवल फ्रॉड पे, एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड पे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। वहां पे क्या क्या कर सकता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो करेगा छोटा मोटा काम, जैसे आप आर्टिकल हो, आपने आर्टिकलशिप में छोटे मोटे फ्रॉड करे होंगे, वो कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, एम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर मैं तो पेन ड्राइव ले गया था ऑफिस से, तो वही फिजिकल एसेट्स है ना, स्टील करना, तो वही मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा। यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, सर ये तो करते ही हैं हम आर्टिकलशिप में, एंटिटीज की एसेट्स यूज करना फॉर पर्सनल यूज, वो भी आपके मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर आएगा। कॉजिंग एंटिटी टू पे गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, मेट्रो से जाके जो आप कैब का बिल लगाते हो ना, वही एक बात कह रहा है कि आपने वो सर्विसेज यूज भी नहीं करी, फिर भी एंटिटी से उसका पेमेंट करा रहे हो फेक बिल लगा के, तो वही सारी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात होगी। जब भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात होगी आप खुद को याद कर लेना।
सो कौन कौन से फ्रॉड कर सकते हैं इसमें? एक तो एम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स, सेकंड स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, थर्ड जो एंटिटी की एसेट्स है उसके पर्सनल यूज कर रहे हो, या कॉजिंग एंटिटी टू पे गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नॉट रिसीव्ड। तो ये सारे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात हो गई। तो आप दोनों को डिफरेंस समझ रहे हो? जब हम बड़े लेवल का फ्रॉड कर सकते हैं, बड़े लेवल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, हम सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को ही हटा सकते हैं, तो मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड हो गया, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर छोटे मोटे एसेट्स को हमने, एसेट्स की चोरी हुई, या फिर आपने कोई पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट्स को यूज कर लिया, एंटिटी की एसेट्स को, तो वो सारी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में आते हैं। ये तो हमारी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात हो गई। जब हम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आते हैं, उसके अंदर एक और पॉइंट आता है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड होते हैं ना, उसी में मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल आता है। कंट्रोल को कौन ओवरराइड कर सकता है? मैनेजमेंट कर सकती है, एम्प्लॉय तो कर नहीं सकते। तो मैनेजमेंट के फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट होता है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके मैनेजमेंट अपने कंट्रोल को ओवरराइड करके कौन कौन से फ्रॉड कर सकती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ बात करते हैं। कौन कौन सी बात कर सकती है? एक तो आप फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कंट्रोल है पूरा और आप मैनेजमेंट हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। सेकंड, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस। जो आपको पता था ऐसे 540 के अंदर अजम्पशंस जो आप यूज कर रहे हो वो गलत है, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो, जिससे आपकी एंटिटी की जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, जो एंटिटी की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर बनाने के लिए इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर रहे हो अजम्पशंस जो कि यूज नहीं होनी चाहिए थी, जो गलत अजम्पशंस है। नेक्स्ट, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। आपकी कोई इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जो 31 मार्च या 30 मार्च को हुई, जो आपको पता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए थी, बट आपको पता है अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस ईयर आ गई तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसको डिले कर देते हो कि आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शो करते हो। तो वो भी हमारे एक मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल होती है। लाइक आपकी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी या कोई आपका प्रोविजन बनाया हुआ था आपने, जो आपको पता लगा कि यार यहाँ पे लिटिगेशन एंड क्लेम्स के रिगार्डिंग आप कोर्ट का जजमेंट आ गया, बट आपने उसको डिले करके नेक्स्ट ईयर डाल दिया, जिससे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके ऊपर इफेक्ट ना आए, तो आप उस तरीके से फ्रॉड कर सकते हो। नेक्स्ट, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स और अल्टरिंग रिकॉर्ड्स। आप कोई ने ऐसे फैक्ट्स था जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था, आपने उसको कंसील कर दिया, आपने बताया ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर नहीं दिए, या फिर एंगेज हो गए कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स में। तो मैनेजमेंट इन टेक्निक्स से थ्रू मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल का फ्रॉड कर सकती है। कौन कौन सी टेक्निक्स की बात करी हमने? एक तो रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, आप फिक्टिशियस जर्नल एंट्री यूज कर सकते हो, या इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर रहे हो आप अजम्पशन, जो आपके अजम्पशंस गलत है, या फिर आप क्या कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो या डिले कर रहे हो कोई ऐसा इवेंट और ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था, या फिर कंसील कर रहे हो या नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, या फिर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो जिससे ऑडिटर आइडेंटिफाई ना कर पाए कि उसमें फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ। तो ये सारी मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स थी। अभी हमने क्या क्या देखा? एक तो हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था, और एक था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आते हैं हम, तो मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल की बात हो जाती है, ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये हमारे 3 टाइप के फ्रॉड देखे थे। अब आपको जैसे ही क्वेश्चंस आएगा, जैसे ही केस स्टडी आएगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से लेवल का फ्रॉड हुआ है और कौन सा फ्रॉड है। अगर वो मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल का फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड है, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का फ्रॉड है, आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी सॉल्यूशन में, क्योंकि आप जब भी केस स्टडी देखोगे उनमें ऐसे ही प्रेजेंट करा है सॉल्यूशन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से लेवल का फ्रॉड है और कौन सा फ्रॉड है। अब इसके बाद आती है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने क्या क्या देखा कि यार कौन कौन से टाइप ऑफ फ्रॉड होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होती है, ऑडिटर की क्या होती है, वो तो बेसिक था। फिर हमने देखा टाइप ऑफ फ्रॉड कौन कौन से होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक और पार्ट होता है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। ये सारे फ्रॉड हो गए। अब ऑडिटर आइडेंटिफाई कैसे करेगा? ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है मिसस्टेटमेंट का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? उसके रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो परफॉर्म करेगा ऑडिटर, पहले हम उसकी बात करते हैं। ये हम आ गए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के रिस्क हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसको असेस कैसे करेगा, उसके रिगार्डिंग सर्टेन प्रोसीजर है, ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जिससे ऑडिटर को पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड या नहीं है। तो सर इसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा ऑडिटर, उसके अंदर क्या क्या करेंगे? आप खुद सोचो, आप किसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने जा रहे हो, फ्रॉड से रिलेटेड आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो यहाँ पे रिस्क हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का?
तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरी। इंक्वायरी किससे कर सकता है? मैनेजमेंट से कर सकता है, टीसीडब्ल्यूजी से कर सकता है, अदर्स विद इन द एंटिटी से कर सकता है। अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो इंटरनल ऑडिटर से कर सकते हैं। तो आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके पता करो कोई ऐसा रिस्क तो नहीं, कोई पहले ऐसा कोई फ्रॉड तो डिटेक्ट नहीं हुआ। तो आप इंक्वायरी करोगे किससे? मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, अदर्स विद इन द एंटिटी, या अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो आप इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करो। इनसे इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है कि प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया होगा, तो तुमको कहीं फ्रॉड तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तुम वो बताओ। जब हम इंटरनल ऑडिटर पे आते हैं, इंटरनल ऑडिटर तुम तो कंट्रोल देखते हो, कंट्रोल में तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि जिससे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तुम वो बताओ। या कोई अदर्स है जिसको पता हो कि फ्रॉड हो सकता है, जिसको नॉलेज हो इस चीज की, तो उससे पूछो कि वहां पे कहीं पे फ्रॉड आपको मिला है, सस्पेक्टेड फ्रॉड कहीं पे होने के चांसेस है, तो वो बताओ कि टू डिटरमाइन वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एक्चुअल सस्पेक्टेड और एलिग्ड फ्रॉड अफेक्टिंग एंटिटी। तो यहाँ पे हम इनसे इंक्वायरी करेंगे और इनके से पूछेंगे कि तुम्हें कुछ ऐसे फ्रॉड के बारे में पता है जो सस्पेक्टेड फ्रॉड हो या एक्चुअल में कुछ कमिट हुआ हो ऐसा फ्रॉड। क्योंकि ये चीजें परफॉर्म कौन कर सकता है? मैनेजमेंट करती है ये चीजें, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, तो मैनेजमेंट को आइडिया होगा। इंटरनल ऑडिट कंट्रोलर को, इंटरनल ऑडिटर को आइडिया होगा कि भाई कंट्रोल से रिलेटेड कुछ फ्रॉड हो सकता है, या कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं फ्रॉड है, या फिर कोई अदर्स जिसको उस चीज की नॉलेज हो, हम उससे इंक्वायरी करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे? अनलेस टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व इन अ मैनेजिंग एंटिटी। अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी नहीं है तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा टीसीडब्ल्यूजी से कि आप कैसे ओवरसाइट कर रहे थे मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल्स को, आप कैसे ओवरसाइट कर रहे हो मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, आप कैसे मैनेजमेंट को ओवरसाइट कर रहे थे कि मैनेजमेंट वो फ्रॉड को कंडक्ट होने से रोक रहा है, या फिर मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग टीसीडब्ल्यू तुम कैसे ओवरसाइट कर रहे थे इन चीजों को, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा टीसीडब्ल्यू से। साथ साथ ऑडिटर ये भी चेक करेगा यार कोई अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल रिलेशनशिप तो नहीं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो कभी हुई नहीं, लास्ट 4-5 साल में हुई नहीं, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुई हो, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हुई हो, तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे ऑडिटर उन चीजों को इवेल्युएट करेगा। साथ साथ ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा इवेंट मिले जहां से उसको फ्रॉड रिस्क फैक्टर की इंडिकेशन मिल जाए। सर ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है, वो मैं जस्ट अभी इसके बाद ही डिस्कस करूंगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता क्या है? कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन जहां को इंडिकेशन मिले कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, उसे ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर कहते हैं। और वहां पे ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई हो, कोई ऐसा इवेंट का पता चला हो जहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर होने के चांस हो। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आप अज्यूम करके चलोगे कि आपको पहले से चाहे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो चाहे ना मिली हो, चाहे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे लास्ट ईयर की रेवेन्यू रिकॉग्निशन बिल्कुल ठीक हुआ हो, आप हमेशा ये अज्यूम करके चलोगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते टाइम कहीं वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा और आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा टाइप ऑफ रेवेन्यूज और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो जिससे आपको पता लगे कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। और दोस असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ट्रीट एज ए सिग्निफिकेंट रिस्क। यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क की बात हुई है, इसका क्या मतलब है सर? जो आप रिवेन्यू रिकॉग्निशन में जो रिस्क आप अज्यूम करके चल रहे हो और आपको कोई ऐसी ट्रांजेक्शन मिली जहाँ पे ऐसे रिस्क होने के चांस हैं, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर आपने मेरी 700 सीरीज की वीडियो देखी होगी, उसमें की ऑडिट मैटर के अंदर मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन को हम सिग्निफिकेंट रिस्क मान के चलते हैं, बट वो की ऑडिट मैटर बनेगा नहीं बनेगा वो ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर होता है। वहां पे ऑडिटर आगे जाके इवेल्युएट करेगा कि ये की ऑडिट मैटर का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि की ऑडिट मैटर में आप फैक्टर डिटरमाइन करते हो की ऑडिट मैटर का, तो वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क की बात होती है। बट ये की ऑडिट मैटर बनेगा नहीं बनेगा वो प्रोफेशनल जजमेंट देखेगा, ऑडिटर आगे इवेल्युएट करेगा कि ये पार्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कितनी अटेंशन ड्रॉ कर रहा है ऑडिटर की, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको ऐसे लिंक करना है। और हम क्या क्या देखते हैं? आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फ्रॉड। तो पहले ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अदर्स विद इन द एंटिटी, और अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करो टू डिटरमाइन वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, एलिग्ड फ्रॉड अगेंस्ट द एंटिटी और अफेक्टिंग द एंटिटी। तो इसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करो। सेकंड आप क्या करोगे? एक आप देखोगे अनयूजुअल रिलेशनशिप है क्या, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आपको मिली हो तो उसको आइडेंटिफाई करोगे कि वहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकता है। साथ साथ अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी नहीं है, कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कैसे टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट कर रही है मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू द फ्रॉड, आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके साथ साथ आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो इंडिकेट कर रही हो फ्रॉड रिस्क फैक्टर की, तो वो अज्यूम कर वो देख के चलना है।
उसके साथ साथ आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो इंडिकेट कर रही है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो वहां पे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा हमेशा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एंड वहां पे आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा क्या टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस और टाइप ऑफ रेवेन्यूज कौन कौन से, और ट्रांजेक्शन दैट गिव राइज ऑफ सच रिस्क, और वो रिस्क हमेशा हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। और ये सिग्निफिकेंट रिस्क आप 315 के अंदर देखना, वहां पे फैक्टर्स गिवन है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क के पार्ट बन सकते हैं। तो ये हमारा था आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आता क्या क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता क्या क्या है। अब आते हैं हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, सर ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन जो आपको इंडिकेट करे कि यहाँ पे फ्रॉड कमिट हो सकता है। सर ये कैसी इवेंट और कंडीशंस होती है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन जो आपका इंसेंटिव क्रिएट करे, प्रेशर क्रिएट कर सकता है मैनेजमेंट के ऊपर या एम्प्लॉय के ऊपर, या अपॉर्चुनिटी दे सकता है मैनेजमेंट को कि आप कमिट करो फ्रॉड, तो वो सारे हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर का पार्ट बनते हैं। आपको क्या करेगी आईसीआई एक केस स्टडी में एक पॉइंट उठा के दे देगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, वेदर इट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, और उसके अंदर भी कौन सा पार्ट है, इंसेंटिव का पार्ट की बात चल रही है, अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है, एटीट्यूड की बात चल रही है। तो ये हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से इवेंट और कंडीशन ऐसे हो सकते हैं जहां पे मैनेजमेंट और या एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंसेंटिव आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, एटीट्यूड आता है। अगर मैं बात करूं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड की, और वहां पे प्रेशर क्रिएट हुआ, तो मैनेजमेंट फ्रॉड क्रिएट कर सकता है। कौन कौन से प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन हो, जहां पे ज्यादा कंपटीशन हो, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर चेंज कर दूं, या फिर रैपिड नेगेटिव और नो कैश फ्लो, अगर आपका कोई कैश फ्लो ही नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो ये सारे हमारे प्रेशर्स की बात करते हैं। और ये सारे इंसेंटिव में आप देखोगे मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड में इंसेंटिव को पार्ट देखोगे, तो वहां पे वो पॉइंट्स आते हैं जहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात होती है, जहां पे मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती उन चीजों पे, इसलिए वहां पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है, इंसेंटिव क्रिएट हो सकता है, जहां पे मैनेजमेंट फ्रॉड कमिट कर सकता है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, फिर एटीट्यूड की बात होती है। सेम आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जहां पे एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है, वहां पे प्रेशर कौन सा क्रिएट हो सकता है, पर्सनल फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, कोई एम्प्लॉय की पर्सनल ओब्लिगेशन आ गई तो वहां पे वो प्रेशर क्रिएट हो सकता है और वहां पे वो फ्रॉड कमिट कर सकता है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस पॉइंट की बात हो रही है। अगर आपको मैं एक केस स्टडी और बताता हूँ, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बताया कि आपका कोई इनइफेक्टिव कंट्रोल है जिससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे इफेक्ट आ रहा है, आप उसको ठीक कराओ। मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करा रहा, तो उसके रिगार्डिंग क्या वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि इनइफेक्टिव कंट्रोल है, तो मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी कि वो फ्रॉड कमिट कर सकता है। तो वो क्या हुआ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में कंसीडर होगा, तो आपको वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी चीज मिल गई, आपको यहाँ पता लग गया कि इनइफेक्टिव कंट्रोल है तो फ्रॉड है ही है। ये कोई ऐसे इवेंट्स है, यहाँ पे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगेगा कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क है ड्यू टू फ्रॉड। जरूरी नहीं है वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही हो, वहां पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई लगेगा, आइडिया होगा कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। ये आपको आइडिया पता करना है। तो यहाँ पे आईसीए कैसे कर सकती है, उसमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा के दे देगी केस स्टडी में, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड और देयर इज एन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड। तो यहाँ पे देयर इज एन प्रेशर ऑफ मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। आपको सॉल्यूशन में ऐसे बना के लेके आना पड़ेगा और आपको ये लाइंस लिखनी पड़ेगी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन सा है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। तो आपको तभी ही मार्क्स मिलेंगे, इसी का 1 मार्क्स होता है कि आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, उसी का 1 मार्क्स होता है। तो हमने अब तक क्या देखा, पहले तो हमने देखा था कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है और ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल क्या होता है। फिर हम गए आइडेंटिफाई कैसे करेगा, असेस कैसे करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्रॉड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा। ऑडिटर शुरू में ऑडिट करने गया तो क्या क्या चीज परफॉर्म करके उसको पता लगेगा कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क हो सकती है, तो उस हमने प्रोसीजर देखे। उसके अंदर आता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, कोई इवेंट और कंडीशन जहां पे फ्रॉड कमिट हो सकता है, कोई ऐसा इंसेंटिव क्रिएट हो जाए, कोई प्रेशर क्रिएट हो जाए, कोई मैनेजमेंट या एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मैनेजमेंट या एम्प्लॉय का आपको एटीट्यूड ही ऐसा लगे कि वहां पे फ्रॉड कमिट हो ही सकता है, तो उस केस में आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, और आपको सोल्यूशन में मेंशन करके आना पड़ेगा। यहाँ तक की तो बात हो गई जब ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया फ्रॉड रिस्क फैक्टर और यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। अब चलते हैं इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स कैसे करेगा ऑडिटर। आपने असेस तो कर लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, आपको पता लग गया यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है,
मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पता नहीं लगा आपको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पता लग गया कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ऐसे कोई इवेंट्स मिल गए हमें, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स मिल गए जहाँ पे मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, एक तो ओवरऑल रेस्पॉन्स होगा और एक असर्शन लेवल रेस्पॉन्स होगा। ओवरऑल रेस्पॉन्स पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेगा, वो असाइन करेगा ऐसे पर्सनल्स को जिनको नॉलेज है उस चीज की, असाइन एंड सुपरवाइज करेगा पर्सनल्स को अकॉर्डिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज। भाई अच्छे एक्सपीरियंस पर्सनल्स को लगाओ उस एरिया में जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है। सेकंड, इवेल्युएट करेगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि जब मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड होता है तो वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकती है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो सेलेक्ट करिए, जो अप्लाई करिए अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो कंसिस्टेंट है प्रीवियस ईयर से या कुछ चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है तो आपको वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवेल्युएट करोगे, साथ साथ इनकॉर्पोरेट करोगे एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यहाँ पे आप सरप्राइज टेस्ट करोगे, अचानक से आप टेस्ट करने लगे इन्वेंट्री को, तो अचानक से आपने कुछ पर्टिकुलर एरिया चेक कर लिया जो आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर में लिखा नहीं था, अचानक से आप एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके आओ जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। सो ओवरऑल रेस्पॉन्स क्या होगा ऑडिटर का फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, वहां पे ऑडिटर असाइन करेगा, सुपरवाइज करेगा पर्सनल्स को अकॉर्डिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज। सेकंड, इवेल्युएट करेगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और वहां पे इनकॉर्पोरेट करेगा क्या, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिससे वहां पे और आइडेंटिफाई कर पाए कि वहां पे मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। ये तो हो गया ओवरऑल लेवल पे। जब हम आते असर्शन लेवल पे, वहां पे क्या करेगा ऑडिटर सेल परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहां पे मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग क्या होगा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। नेचर के अंदर आप क्या चेंज करोगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑब्टेन करोगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑब्टेन करोगे यहाँ पे। सर टाइमिंग में क्या चेंज करोगे, आप पूरी टाइमिंग ही चेंज कर दोगे, आपके जो प्रोसीजर परफॉर्म करने की टाइमिंग थी उसको चेंज कर लोगे। और फिर एक्सटेंट की बात होती है, सर एक्सटेंट में क्या करोगे, आप डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप डेप्थ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। पहले आप देख रहे थे कि यार इसका प्रोसीजर मैं सिर्फ एक या सैंपल बेसिस पे प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता हूँ, बट वहाँ पे आपको इन डेप्थ जाना पड़ जाएगा। जब आपको पता लगेगा कि वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांस है तो आपको वहाँ पे इन डेप्थ जाओगे। तो वो सारी चीज आप असर्शन लेवल पे करोगे। जब आपको पता लगा, असर्शन लेवल का मतलब क्या है, आपको पता लगा रिवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई फ्रॉड होने की चांसेस है, कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, तो उस केस में आपको असर्शन लेवल के प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर में आप कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, टाइमिंग के आप प्रोसीजर चेंज कर दोगे, और जो एक्सटेंट है उसको आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करोगे, इन डेप्थ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो ये हमने देखा रेस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस मिल जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या क्या रेस्पॉन्स रहेगा, वो हमने ओवरऑल लेवल पे देखा, असर्शन लेवल पे देखा। इसके बाद रेस्पॉन्स टू द रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, इससे रिलेटेड हमने ऊपर देखा था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट होता है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, जहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रेस्पॉन्स करेगा ऑडिटर, उसकी बात करते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, आपने जो जो असेसमेंट परफॉर्म करा है रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, उसको छोड़ के आपको ये सारे प्रोसीजर तो फिर भी परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ऑडिटर सेल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, कौन कौन से प्रोसीजर, टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर। जब हमने मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स देखी थी ना, उसके अंदर क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर। और उसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा इन्फॉर्मेशन किससे, जिसने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व था बनाने में, रिपोर्टिंग प्रोसेस में जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व था उससे इंक्वायरी करेगा और सेलेक्ट करेगा जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड एंड होता है वहाँ पे ही मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं। जब हम मार्च की एंड पे बात जाती है तो वहाँ पे ही मिसस्टेटमेंट कर सकती है मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकती है कुछ जर्नल एंट्रीज को, कुछ जर्नल एंट्रीज को अमाउंट मैनिपुलेट कर सकती है। तो वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी ओन सैंपल बेसिस पे, और इंक्वायरी करेंगे इंडिविजुअल से जो रिपोर्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था। ये किसके रिगार्डिंग, टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, इसके रिगार्डिंग हो गया। सेकंड, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायसनेस, हमने वहां पे टेक्निक्स में देखा था मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल में कि इन एप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, तो वहां पे मैंने बात करी थी ऐसे 540 मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, तो उसके रिगार्डिंग रिव्यू करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कोई बायसनेस तो नहीं है, वो चेक करेगा। फिर एक करेगा चेक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हमने टेक्निक्स में बात करी थी क्या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड क्या पॉइंट है, चेक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको इवेल्युएट करेगा। ऐसे आपको दोनों को लिंक करके लर्न भी हो जाएगा आपको। सो कौन कौन सी टेक्निक्स थी मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल में, एक रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, एक इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, और ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग और सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। फिर उसके बाद हमने देखा था आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हो तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर एक दो और टेक्निक्स थी,
उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेस्पॉन्स क्या करेगा ऑडिटर, सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्या क्या, टेस्टिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, उसके रिगार्डिंग वो इंक्वायरी करेगा इंडिविजुअल से जो रिपोर्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था, साथ साथ सेलेक्ट करेगा जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सेकंड क्या करेगा, रिव्यू करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायसनेस, ये सारे टेक्निक से रिलेटेड पॉइंट है। और थर्ड क्या करेगा, चेक करेगा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये तीनों चीजों का रेस्पॉन्स करेगा जब उसको ऑडिटर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांस है, उन पर्टिकुलर एरियाज में वो ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ऑडिटर। अब हमको ये पता लग गया ऑडिटर ने रिस्पॉन्स पहले आइडेंटिफाई भी कर लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं वो भी कर लिया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। फिर अब ऑडिटर को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जहां पे ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू एन एंगेजमेंट, आपको कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट मिली, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जहां पे आपको कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस एनकाउंटर हो गए जहां पे ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ गए कि वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इफ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, जहां पे ऑडिटर एनकाउंटर विद एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू टू परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट। यहाँ पे मिसस्टेटमेंट कौन सी हो सकते हैं, मटेरियल भी नॉन मटेरियल भी। सर नॉन मटेरियल भी ऐसे 240 के अंदर तो कवर नहीं होता, बट एक बात बताओ, अगर कोई मिसस्टेटमेंट नॉन मटेरियल है, आपने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट ये मिसस्टेटमेंट नॉन मटेरियल है बट आप इसको ठीक कर लो, मैनेजमेंट उसको ठीक ही नहीं कर रही, तो उससे क्या पता लगा मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा है, मैनेजमेंट है ही फ्रॉडी। तो आपको पता लगा यार मैनेजमेंट ही ऐसी है, तो इसके अंदर और भी फ्रॉड हो सकते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले फ्रॉड हो सकते हैं। तो आपको ऐसा सर्कमस्टेंसेस मिले जहां पे आपकी ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर ही डाउट हो गया कि वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या फिर मैनेजमेंट ही कोई बड़ी लेवल फ्रॉड में इन्वॉल्व मिल गई, या फिर आपको कोई इनइफेक्टिव कंट्रोल मिला, आपको पता है कि यार ये कंट्रोल ही इनइफेक्टिव है, यहाँ पे तो फ्रॉड होने के चांसेस है ही है, तो आपके ऊपर ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे जो ऑडिटर के ऊपर डाउट क्रिएट कर दे कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जो ये पैराग्राफ है ना, ये जब भी ऐसी केस स्टडी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो इनइफेक्टिव कंट्रोल है, यहाँ पे तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके आना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ को इंक्लूड करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ये प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होता है, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर होता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर डाउट आ सकता है नहीं आ सकता, वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे, बट आपको ये पॉइंट सोल्यूशन में लिख के आना ही होगा, ये पूरा पैराग्राफ लिख के आना ही होगा। जब भी कोई फ्रॉड से रिलेटेड बात होगी जहाँ पे इनइफेक्टिव कंट्रोल है, जहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो आप ये सारे पॉइंट लिख के आओगे। तो इसके अंदर ऑडिटर क्या क्या करेगा जब ऑडिटर को पता लगे कि यार वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, डिस्कस करेगा प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग वेदर टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आप विड्रॉ करने का सोच रहे हो तो आप डिटरमाइन करो प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो और उसके रिगार्डिंग जिसने आपको अपॉइंट करा है उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वो आपको डिटरमाइन करना है। उसके बाद अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे कि यार विड्रॉ करना ठीक रहेगा उस केस में तो आप विड्रॉ कर लीजिए अगर वो लीगली परमिट है तो। सर आपने विड्रॉ करने का सोच लिया, इफ ऑडिटर विड्रॉ करने का सोच लिया कि विड्रॉ कर सकते हो, तो मैं अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करेगा कि ऑडिटर विड्रॉ करना चाहता है और उसके रीजन ऑफ विड्रॉल क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। साथ साथ आप विड्रॉ कर रहे हो तो आप डिटरमाइन करोगे कि प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी आपकी टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट, और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें जब भी आपके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाए जहां पे ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस रेज हो जाए कि वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो डिटरमाइन करेगा कि प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, वहां पे वो डिटरमाइन करेगा जिसने उसको अपॉइंट कराया कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करने की नीड है या नहीं है। फिर उसने सोचा कि यार विड्रॉ करना ठीक रहेगा अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करना, तो वो देखेगा लीगली परमिट है या नहीं है। फिर ऑडिटर ने डिसाइड करा कि वो विड्रॉ कर रहा है तो वो डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से और उसको बताएगा रीजन ऑफ विड्रॉल क्या है। साथ साथ वो डिटरमाइन करेगा कोई प्रोफेशनल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है विड्रॉल से रिलेटेड और वहाँ पे वो विड्रॉ की रिपोर्ट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है विड्रॉल से रिलेटेड, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते एंगेजमेंट को तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। अब आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टेकन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। आपने आइडेंटिफाई एंड असेस भी कर लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपने रेस्पॉन्स भी कर लिया, फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिया, ये सारी चीज करने के बाद एक बार मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लेंगे क्या कि मैनेजमेंट तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑफ फ्रॉड, दे एक्नॉलेज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कि मैनेजमेंट तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करना फ्रॉड को, तो उसको एक्नॉलेज करके दे कि इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑफ फ्रॉड, ऐसा एक्नॉलेजमेंट करके दे। साथ साथ दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या होता है,
आप जब आप रिस्क असेसमेंट में जाओगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट खुद का भी असेसमेंट परफॉर्म करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यार प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा, उससे रिगार्डिंग वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी तो परफॉर्म करेगा, जिससे मैनेजमेंट को पहले से ही पता लगे कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैनेजमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसने ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। साथ साथ ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी अगर कोई उसको नॉलेज है फ्रॉड के रिगार्डिंग, एलिगेशन ऑफ फ्रॉड के रिगार्डिंग, सस्पेक्टेड फ्रॉड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट एक तो तू एक्नोलेज कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। सेकंड, जो तूने असेसमेंट परफॉर्म करा है रिलेटेड टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, उसकी इन्फॉर्मेशन तूने ऑडिटर को दे दी। थर्ड, तेरे को कोई नॉलेज है सस्पेक्टेड फ्रॉड की, कोई नॉलेज है फ्रॉड कंडक्ट हुआ है उसकी, तो वो तूने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया। इन तीनों की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तेरे को देनी है ऑडिटर को। तो ये सारा हमारे एसए 240 का पार्ट था। और इसके अंदर सर्टेन पॉइंट्स और है कि ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ आपसे। साथ साथ एक ऑडिटर ने अगर कंफर्म हो गया कि यार यहाँ पे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही है, फ्रॉड की वजह से यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो फिर वो अदर इंप्लीकेशंस भी देखेगा, इवेल्युएट इंप्लीकेशंस फॉर द ऑडिट। सही, अदर इंप्लीकेशंस क्या होगी? आपको फिर मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ जाएगा कि मैनेजमेंट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है उसके ऊपर डाउट आ जाएगा। आपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे कोई अदर एरियाज में, उसके ऊपर डाउट क्रिएट होगा। वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पे आपको कितने डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप अपने नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को आप चेंज करोगे, तो ये सारे अदर इंप्लीकेशंस हो जाएंगे। अगर आपको पता लग गया कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड, तो यहाँ पे ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इंप्लीकेशंस फॉर द ऑडिट। तो यहाँ पे हमारा एसए 240 कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा एसए 240 के अंदर, हम एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एसए 240 में पहले हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होगी, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बेसिक पॉइंट्स की ऑडिटर को कंडक्ट करना है वैसे एज पर द ऑडिटर को कंडक्ट करनी है ऑडिट एज पर द एसए, और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। फिर ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज सम अनअवॉइडेबल रिस्क, जहां पे ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सकता मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। उसके बाद आते हैं पॉइंट्स की, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज हायर देन एरर। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड इज हायर देन एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड। फिर हमारी लीगल डिटर्मिनेशन नहीं होती, लीगल डिटर्मिनेशन ऑडिटर की नहीं होती कि यहाँ पे फ्रॉड एक्चुअली में अकड़ हुआ नहीं हुआ। साथ साथ आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में, और कारों में आपको अगर कोई फ्रॉड का केस आता है तो आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 भी लिख के आना पड़ेगा, और कारों का पॉइंट भी लिख के आना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी आपको रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग बात आती है और वहाँ पे फ्रॉड की बात हो रही है, तो आपको ये दोनों चीज़ भी लिख के आनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है टाइप ऑफ फ्रॉड, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, एक मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड होता है, वहाँ पे तीन चीज क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन और अल्टरेशन कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के। सेकंड, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। थर्ड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट और ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, ये कर सकते हैं हम। जब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कहेंगे वो एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड होता है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, वहाँ पे कोजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नॉट रिसीव्ड। तो ये सारे पॉइंट होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आता है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, जहां पे मैनेजमेंट फ्रॉड कंडक्ट कर सकता है। कौन कौन सी टेक्निक से, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, ओमिटिंग और डिलेइंग कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, और फिर आपको कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो, तो वो सारे हमारी टेक्निक्स की बात होती थी मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। फिर हम आए थे आइडेंटिफाई एंड असेस कैसे करेगा ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। वहां पे पहले इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अदर्स विद इन द एंटिटी से, इंटरनल ऑडिटर से, टू डिटरमाइन वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ द सस्पेक्टेड फ्रॉड, एलिग्ड फ्रॉड, तो उसके रिगार्डिंग हमें इंक्वायरी करनी है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि अनलेस टीसीडब्ल्यू इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंटिटी, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग कि टीसीडब्ल्यूजी कैसे ओवरसाइट करती है मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड टू द फ्रॉड। तो उसके बाद एक और आता है कि ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को। फिर ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली रिलेटेड टू इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर हमको एक अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसमें आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा टाइप ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दैट गिव राइज ऑफ सच रिस्क, और हम उस रिस्क को क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क। फिर हम आए थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, कोई इवेंट और कंडीशन दैट इंडिकेट इंसेंटिव और प्रेशर और अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड टू कमिट फ्रॉड, वहां पे मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। आपको वो पॉइंट देखने में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, वो आपको एक बार रीड करने हैं। फिर हम आए थे रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रेस्पॉन्स क्या होगा, एक तो ओवरऑल रेस्पॉन्स होगा, ओवरऑल रेस्पॉन्स क्या होगा, असाइन करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पर्सनल्स को रिलेटेड टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज। सेकंड, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इंप्लीमेंट करेगा। थर्ड, इवैल्यूएट करेगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को। फिर हम आए थे असर्शन लेवल पे क्या रिस्पॉन्स होगा, वहां पे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को वो चेंज कर देगा बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वहां पे कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस को इंक्रीज कर देगा, और वहां पे टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर को चेंज कर देगा, और जो उसकी एक्सटेंट है उसको इन डेप्थ कर देगा चेकिंग को।
तो ये सारे रेस्पॉन्स होते हैं असर्शन लेवल पे। फिर हम आते हैं रेस्पॉन्स टू द मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। वहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी असेसमेंट ऑडिटर को ये प्रोसीजर तो परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से? टेस्टिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायसनेस, और चेक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एनकाउंटर हो सकता है जहां पे ऑडिटर की एबिलिटी पे क्वेश्चंस आ सकता है कि वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वहां पे मिसस्टेटमेंट चाहे मटेरियल हो चाहे नॉन मटेरियल हो, तब भी वो कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। जरूरी नहीं मिसस्टेटमेंट को मटेरियल होना जरूरी नहीं है, नॉन मटेरियल होगी तो भी वहां पे वो अनेबल टू कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके अंदर फिर वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और किस जिसने उसको अपॉइंट कराया कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको रिपोर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो देखेगा। फिर ऑडिटर ने डिसाइड कर गया इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, तो वो चेक करेगा वेदर इट इज लीगली परमिट और नॉट। अगर ऑडिटर ने डिसाइड करा वी आर गोइंग टू विड्रॉ, तो वो डिस्कस करेगा एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से। क्या डिस्कस करेगा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं और रीजंस ऑफ विड्रॉल ये है। फिर उसके बाद वो चेक करेगा, डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसने उसको अपॉइंट करा उसको बताना जरूरी है क्या, और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना जरूरी है क्या हमारे विड्रॉल से रिलेटेड, तो वो देखेगा। फिर उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेगा 3 चीजों की। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भाई मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। सेकंड, मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट परफॉर्म कराया रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यू टू फ्रॉड, वो सारी उसने ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। थर्ड, मैनेजमेंट को जो नॉलेज थी फ्रॉड की, सस्पेक्टेड फ्रॉड की, वो ऑडिटर को उसने शेयर करी है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 240 कंप्लीट होता है। हमने 2 बार रिवीजन कर लिया और काफी अच्छे से रिवीजन करा है इसका। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऐसे 250 इन द नेक्स्ट वीडियो।